अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भारत को न केवल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी युद्ध, बल्कि इसी के साथ-साथ में ट्रीटीज़, संधि, केयरफुली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट्स के वाया भी जीता। कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट्स जहाँ पे इंडियन स्टेट्स ने प्रोटेक्शन के नाम पर अपनी इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी को खो दिया और ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए। एंड वहीं पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखते ही देखते एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक ऑल इंडिया पावर, एक पैरामाउंट पावर बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड वेलेस्ली के मास्टर स्ट्रोक सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि की। एक ऐसी पॉलिसी जिसने इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश क्लाइंट्स बना दिया, है ना। दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ पैरामाउंट पावर एंड ऑल इंडिया पावर। एंड यहां पर कोई युद्ध भी नहीं देखने के लिए मिला, कोई खून खराबा नहीं। हम यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को, इसके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या रहे, इसके की फीचर्स क्या क्या थे, किन किन इंडियन स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया, किन कंडीशंस में एक्सेप्ट किया, एंड इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं फॉर द इंडियन स्टेट्स एंड दी ब्रिटिश, उन्हें भी हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम सोनप्रिया, योर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। हम आगे बढ़े और सब्सिडरी अलायंस के बैकग्राउंड को देखें, उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आई टेक जस्ट 20 सेकेंड्स। सो हमने हिस्ट्री के जनरल स्टडीज के कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग एंड यूपीएससी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस हिस्ट्री का कवरेज करवाएंगे। एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिस टेस्ट एंड यस द मंथली करंट अफेयर्स। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, अराउंड 4000 के आसपास। एंड द गुड न्यूज इज यहाँ पे पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर्स। दिवाली के ओकेजन पे आपको यहाँ पे हमारे सभी कोर्सेज पे, इंक्लूडिंग जनरल स्टडीज के इंडिविजुअल कोर्सेज पे, हिस्ट्री के कोर्स पे, आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिलेगा। आपको बस कोड यूज करना है दीपावली एंड इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। आप वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आप 1800 890 3043 पे कॉल करके हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल गाइड यू, और राइट टू अस एट sleepy.classes@gmail.com। चलिए, तो हम बैकग्राउंड को डिस्कस करें, उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करना है कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी इस समय। नाउ रिचर्ड वेलेस्ली जो हैं वे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे 1798 से 1805 इस पीरियड में। तो हमें यहाँ पे 18th सेंचुरी इंडिया जो है उसके बारे में जानना है। आप देखोगे कि इंडिया ऑफ दिस टाइम वाज बेसिकली मार्क्ड बाय डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, है ना। आप यहाँ देखेंगे 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट आया, उसकी भी 1712 में डेथ हो गई, और उसके बाद जितने भी रूलर्स हैं यहाँ पे, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, दे वर ऑल पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर पावरफुल नोबल्स। इसी के साथ में द ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड, राइज ऑफ द सक्सेशन स्टेट्स, जहां पे आपको हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन स्टेट्स का इमरजेंस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देखोगे कि जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी फाउंडेशन को भी रखा गया, जैसे आपके मराठास हैं, सिख हैं, है ना, जिनको हम रेबेलियस स्टेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड इसके अलावा कुछ नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, जैसे कि मैसूर का स्टेट, ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी इंडिया ऑफ दिस पीरियड वाज बेसिकली marked by decline of the central Mughal authority, political fragmentation, and yes, frequent conflicts among these states, that is political disunity. So decline of the central Mughal authority, decline of the central Mughal authority and the breakdown of the Mughal empire, political fragmentation and political disunity, these were the defining features. Now यहाँ पे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं वे भी प्रेजेंट थी। आपको ध्यान होगा 1498 में जो पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनी है ना, वास्को डी गामा, वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट के वाया द अटलांटिक ओशन राउंड द केप ऑफ गुड होप ऑफ अफ्रीका, कैलिकट पहुंचे। और इसी के साथ में आप देखोगे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का भारत आना शुरू हो गया। इसमें सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए एंड फिर फ्रेंच। सो the Portuguese dominated the trade of Europe with India for almost 100 years, complete century, है ना, throughout the 16th century. बट उसके बाद में 17th century में आपको सबसे पहले डच देखने के लिए मिलते हैं, फिर इंग्लिश, फिर डैनिश, एंड 1664 में फ्रेंच यहाँ पर पहुंचते हैं।
ना आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डच और इंग्लिश हैं वे बेसिकली पोर्चुगीज जो हैं उनको एक तरीके से कंपटीशन से एलिमिनेट कर देते हैं, एंड द पोर्चुगीज वर लिमिटेड टू अ फ्यू एरियाज ओनली नाउ। वहीं पे डेनिश जो हैं दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द मिशनरी एक्टिविटीज और स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। तो बचा कौन कौन? बचे आपके इंग्लिश, आपके जो डच है वे, एंड फ्रेंच। नाउ डच के साथ में इंग्लिश जो है उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया कि आप साउथ ईस्ट एशिया की जो स्पाइस आइलैंड्स हैं वहां पर फोकस कीजिए, वहां पर हम अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको गिव अप करते हैं। एंड इसी के साथ में डच जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर लीविंग इंडिया एंड सीलोन, श्रीलंका फॉर दी इंग्लिश। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डच है ना वे साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस करेंगे मेजरली, एंड इंग्लिश जो है वे फोकस करेंगे इंडिया पे एंड श्रीलंका पे। बट अब यहाँ पे एक और पावर प्रेजेंट था और वो था फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। इंग्लिश और जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ प्रेजेंट थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी जो है, जो कंपटीशन है फॉर डोमिनेटिंग द ट्रेड विद इंडिया, इट वाज एट इट्स पीक। नाउ यहाँ पर दे वर नॉट कमिंग आउट इन द ओपन एंड फाइटिंग विद ईच अदर, बट टेंशन बनी रहती थी। लेकिन 1739 में इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर इवेंट हुआ, मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते भी होंगे। सो 1739 इट वाज बेसिकली द बैटल ऑफ करनाल, एंड यहां पे जो पर्शियन रूलर है नादिर शाह, उसने हिंदुस्तान पे अटैक किया। मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल रूलर हैं उनकी फोर्सेस और नादिर शाह की फोर्सेस एक दूसरे के सामने थी हरियाणा के करनाल में। यहाँ पे नादिर शाह ने न केवल मुगल फोर्सेस को बहुत ही बुरे तरीके से हराया, बल्कि इसी के साथ साथ में मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी भी बना लिया, है ना। आप देखेंगे मुगल ट्रेजरी वाज लूटेड, जो नोबल्स हैं उनसे कहा गया कि आपके पास में जो भी यहाँ पे सेविंग्स हैं आप यहाँ दे दीजिए शांति से। दिल्ली को लूटा गया एंड मैसेकर्स वर कैरिड आउट। नादिर शाह यहाँ से जो शाहजहां का पिकॉक थ्रोन है ना, मयूर सिंहासन, और उसमें जड़ा हुआ जो कोहिनूर है उसे भी अपने साथ ले गया। नाउ ये इस तरीके की जो इंसल्टिंग डिफीट है मुगल फोर्सेस की, और जिस तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया गया था, इसने न केवल जो मुगल स्टेटस है, मुगल प्रेस्टीज है, उसको बहुत हार्म पहुंचाया, है ना। इट वाज अ सीवियर ब्लो टू द प्रेस्टीज एंड स्टेटस ऑफ द मुगल पावर, बट एट द सेम टाइम it exposed the hidden weakness of the center to the Marathas and the European trading companies। अब ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है जिनमें है ना सबसे ज्यादा राइवलरी चल रही है वे हैं ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, उनके बीच में जो राइवलरी है वो हमारे सामने आ जाती है। और यहां पर हम देखते हैं 3 कर्नाटिक वॉर, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और द फर्स्ट Anglo-French War, the second Carnatic War, and then the third Carnatic War। And at the end of the third Carnatic War, the British was successful in establishing themselves as the supreme European trading company in India। इसी बीच में आप देखेंगे कि वे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बाद में हैदराबाद एंड कर्नाटक की सीट पर पपेट नवाब्स को बिठाने में भी सक्सेसफुल रहे थे। इसके साथ साथ में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, जहां पे सिराजुद्दौला की फोर्सेस को हराया गया और सिराजुद्दौला मारे गए, आप देखेंगे यहां पर भी बंगाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पपेट्स को बिठाना शुरू कर दिया। तो इनिशियली आप यहां पे देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किंग मेकर का काम कर रही है। कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, यहाँ पे पपेट नवाब्स को बिठा रही है। एंड ऑब्वियसली इन पपेट नवाब से बहुत सारे जो प्रिविलेजेस हैं, गिफ्ट्स हैं, वे एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। मैं आपको बता दूं कि इट वाज बेसिकली द विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लासी व्हिच मेड them access the resources of Bengal, the Bengal treasury, that gave them an edge in the Third Carnatic War and a decisive victory over the French in the Battle of Wandiwash 1760, which was fought as part of the Third Carnatic War। तो इस तरीके से कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, यहाँ पे इंग्लिश जो हैं वे अपने पपेट्स को तो बिठा चुके थे, बल्कि आप यहाँ पर साथ साथ में क्या देखोगे, आप यहाँ पे साथ ही साथ में देखोगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास के जो हार हैं अब्दाली फोर्सेस के हाथों, उससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मुगल्स के डिक्लाइन होने के बावजूद मराठास एक राइजिंग पावर थे
और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा थे। बट यहाँ पे इनकी जो हार है उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कॉन्फिडेंस फॉर श्योर मिला था। तो एक, आपने ऑलरेडी पपेट नवाब बिठा दिए हैं कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल में, और उसी के साथ साथ में मराठास जो राइजिंग पावर है, दे वर डिफीटेड बाय दी अब्दालीज, है ना, जिसके वजह से मराठा फोर्सेस का मोराल बहुत डाउन था। बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। और इसी बीच हुआ आपका बैटल ऑफ बक्सर ऑफ 1764। यहां पे शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, इनकी फोर्सेस को हरा के, ट्रिपल अलायंस को हरा के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने साइन की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के वाया बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स जो हैं वे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। अब आगे देखिए, यहां पर शाह आलम सेकंड जो हैं वे ब्रिटिश पेंशनर बन गए और अवध के जो नवाब हैं शुजाउद्दौला, वे इंग्लिश के दोस्त बन गए। So now Awadh was at the mercy of the English and Bengal was completely subjugated by the British। और इसी के साथ में बंगाल में आप देखेंगे डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि दीवानी राइट्स जो हैं वे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थे और जो निजामत, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री राइट्स हैं वे पपेट नवाब के हाथ में थे। एंड ही वॉज स्ट्रांगली कंट्रोल्ड बाय हिज डेप्यूटी सूबेदार, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता था। 1765 से 1772 तक बंगाल में ये डुअल गवर्नमेंट का सिलसिला चलता रहा एंड अल्टीमेटली 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैप देखते हैं। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कर्नाटक, हैदराबाद, है ना, बंगाल, यहाँ पे इनके पपेट नवाब्स हैं। नॉट ओनली दिस, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स भी इनके पास हैं। नॉर्दर्न सरकार जो है इस एरिया को इन्होंने हैदराबाद के नवाब से ले लिया था। इट वॉज अंडर देयर कंट्रोल। एंड आप देखेंगे 1772 आते आते बंगाल जो है उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये सिचुएशन जो है ये आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। राइट नाउ, इसके बाद में हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये जो शुरुआत है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेकेंड कर्नाटिक वॉर से एक विनिंग स्ट्रिक जो है उसको क्रिएट किया था, है ना, सक्सेसिव विक्ट्रीज, कंसिस्टेंट विक्ट्रीज, एंड उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे था। सोचिए, मुगल एम्परर आपका पेंशनर है, अवध का नवाब जो है वो आपका दोस्त बन गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स, एंड बंगाल जो है यू हैव कंप्लीटली सबजुकेटेड इट। लेकिन इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कोई मेजर सक्सेस नहीं मिल रहा था। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, है ना, हैदर अली फोर्स्ड द इंग्लिश टू साइन द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑफ 1769। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, यहां पर भी आप देखेंगे कि द ब्रिटिश डिड नॉट गेन एनीथिंग, दे साइंड द ट्रीटी ऑफ है ना सलबाई इन 1782 एंड वाया दिस a peace agreement was made between the Marathas and the English for the next 20 years. For the next 20 years. So आप देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कुछ फायदा नहीं हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में यहां भी उनके हाथों कुछ नहीं लगा है, और उसके बाद में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, यहां पर भी आप देखेंगे कि पहले हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान, इनके अगेंस्ट इंग्लिश जो हैं वे कुछ भी गेन नहीं कर पाए। सो यहाँ पे ये एक पीरियड है 1766 से लेके 1784 तक का, जहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे कोई भी मेजर सक्सेस नहीं मिला है। इनफैक्ट ये जो कांस्टेंट मिलिट्री कैंपेन्स हैं इनके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक हालत काफी खराब होती चली जा रही थी एंड इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। राइट, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी याद कीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, the territorial possessions of East India Company were called as the British possessions. Board of Control, a representative body of the British government was set up and it was to control the political and the military affairs of the East India Company in India. Right? ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया। खैर जो भी कहानी है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, इस बीच में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ 1776 से 1783। इस समय अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो हमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने के लिए मिलता है, एंड यहां पर
जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज है नॉर्थ अमेरिका में, है ना, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, दे गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम फ्रॉम द मदर कंट्री ब्रिटेन. It was a major loss for the British. One of their most prized possessions was lost. And now they wanted to focus on India and they did not want to lose India at any cost. ये बात ध्यान रखिएगा. इसी बीच में आपको एक और बात ध्यान रखनी है. यहां पर 1790 से 1792 में आपका जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, तब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और यहाँ पे टीपू सुल्तान जो हैं वे हार गए. ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम को साइन किया गया और मैसूर की जो टेरिटरीज हैं उनमें से हाफ ऑफ द टेरिटरीज वर टेकन बाय द इंग्लिश एंड दे वर डिवाइडेड अमंग द इंग्लिश, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास हु हैड सपोर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट टीपू सुल्तान. So Tipu was defeated, but his spirit of maintaining his freedom, his independence from the British was not broken, right? So यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि बहुत लंबे समय के बाद इंग्लिश जो हैं उन्हें इंडिया में कोई विक्ट्री मिली थी. Now अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम और देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे 1789 the French Revolution, राइट, स्टार्टेड. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आप देखोगे कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके बाद में एक टाइम पीरियड आया जब फ्रांस जो है उसमें आपको पॉलिटिकल क्योस देखने के लिए मिलता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉरेन वॉर्स. और ये जो टाइम पीरियड है 1789 से 1794 वाला, जहां पे फ्रांस में बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, इट बेसिकली सर्व्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेपोलियन बोनापार्ट. हम हमेशा कहते हैं क्राइसिस इज अ सिचुएशन फॉर द कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज टू राइज. और यहां पे आप देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हमें देखने के लिए मिलता है. देखते ही देखते 1798 तक फ्रांस का कंट्रोल नेपोलियन अपने कंप्लीटली हाथ में ले चुका था. और यहां पर आप देखेंगे 1798 में, राइट, 1798 में he led the Egyptian campaign, the Egyptian military campaign. और अब इसने ब्रिटिशर्स के मन में एक डर क्रिएट कर दिया है. ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि वो इजिप्ट, रेड सी, उसके वाया पर्शिया पहुंचेगा एंड पर्शिया के वाया इंडिया पर अटैक कर सकता है. एंड आपको पता है द ब्रिटिशर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. दे डिड नॉट वांट टू लूज इंडिया. So by hook or crook, they wanted to increase their control over Indian states, their influence in the Indian states, and reduce the Indian states to the status of dependent entities or protected states. और यहाँ पे अब एजेंडा क्या बन गया कि before the French could influence the Indian states or control them, the Britishers should take proactive measures. और इसी बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रिचर्ड वेलेस्ली हैं, वे भारत पहुंचे एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1798. ना जब रिचर्ड वेलेस्ली भारत पहुंचे उनसे बहुत ही कैटेगोरिकली ये कहा गया था कि आपको कोशिश करनी है जितना ज्यादा हो सके उतने इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लाना, अपने इन्फ्लुएंस को वहां पर एस्टेब्लिश करना और इन इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स बनाना. बट हाँ, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से ज्यादा आप डिप्लोमेसी का सहारा लें, अग्रीमेंट्स के वाया, ट्रीटीज के वाया इन इंडियन स्टेट्स को राजी करें कि ये ब्रिटिश सुप्रीमेसी को, है ना, ब्रिटिश पैरामाउंसी को एक्सेप्ट कर लें. तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि रिचर्ड वेलेस्ली जो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी को यहां इंट्रोड्यूस करेंगे वो किस बैकग्राउंड में आई, है ना. इट वाज शेप्ड बाय विच ऑल इवेंट्स इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री. और यहां पे सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मकसद था ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश कंट्रोल में लाना, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना बिफोर दी फ्रेंच कुड डू सो.
सो रिचर्ड वेलेस्ली के समय नो डाउट आपको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देखने के लिए मिलता है, वेर इन टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड मेजर पार्ट ऑफ मैसूर्स टेरिटरीज वर अनेक्स्ड एंड इंक्लूडेड इनटू दी ब्रिटिश टेरिटरीज। आपको यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप देखोगे कि रिचर्ड वेलेस्ली जो है, ही कॉन्कर्ड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वाया पेन रेदर देन दी स्वॉर्ड। और ऐसा क्यों कहा जाता है, हम देखते हैं। तो यहां पर एंट्री होती है रिचर्ड वेलेस्ली की, who was the basically Governor General of Bengal between 1798 to 1805 and is known as the Governor General with imperial vision. And his goal was very clear, to bring Indian states under British influence before the French could do so. So it was because of the Napoleonic threat that Richard Wellesley was on the spree to conquer Indian states either militarily or via diplomacy. But the priority was to conquer and bring as many as states possible under the British via diplomacy, via treaty, rather than military conquests and bloodbath, because it will be having implications on the finances of the East India Company. और stakeholders कभी ये नहीं चाहेंगे। Now, सब्सिडियरी अलायंस की बात करते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो सब्सिडियरी अलायंस में जो भी इंडियन रूलर, इंडियन स्टेट इस अलायंस को साइन करता था विद द ब्रिटिश, देन दैट पर्टिकुलर स्टेट यूज्ड टू लूज इट्स सॉवरेनिटी, its independence, its foreign policy to the British, and in return the British used to promise that they will protect the Indian states from internal as well as external threat. So यहाँ पे इंडियन स्टेट्स जो हैं वे अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ में एक संधि करते थे, और ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बट हाँ एट द सेम टाइम यू विल हैव टू सरेंडर योर फॉरेन पॉलिसी एंड you will have to disband a major part of your army. और आप देखोगे कि इंडियन स्टेट्स इसको रियलाइज नहीं करते थे, बट धीरे धीरे दे लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी, दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। क्या क्या फीचर्स थे सब्सिडियरी अलायंस के, इसको थोड़ा देखते हैं, आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कोई इंडियन स्टेट सब्सिडियरी अलायंस को साइन करता था, उसे एक ब्रिटिश कॉन्टिंजेंट को, ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट करना होता था। एंड कई सारे केसेस में जो इंडियन स्टेट्स हैं, रूलर्स से उनसे कहा जाता था कि अगर अब यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस हैं, ब्रिटिश कॉन्टिंजेंट है आपके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, कोई भी चाहे इंटरनल थ्रेट हो, एक्सटर्नल थ्रेट हो, तो फिर आप अपनी इन फोर्सेस का क्या करेंगे, क्यों इन पे इतना खर्च करना है, इनको डिसबैंड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन स्टेट्स को मिलिटरीली ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट बनाया जा रहा है। नाउ अब ये ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय तो की जा रही हैं इंडियन स्टेट और इंडियन रूलर के प्रोटेक्शन के लिए, बट इसका पे कौन करेगा, इसका जो खर्च है उसे कौन बेयर करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे द इंडियन स्टेट was expected to bear the expenses of the British armed forces stationed in his territory. So at the cost of the Indian states, the Britishers would be in a position to maintain forces in various parts of India. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, उस इंडियन स्टेट से कहा जाता था कि आप ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना किसी भी इंडियन स्टेट से किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, कोई पीस या वॉर जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ में आप जो फॉरेनर्स हैं उन्हें ना ही अपने सर्विसेज में रिक्रूट करेंगे, ना उनके साथ में कोई अलायंस फॉर्म करेंगे बिफोर टेकिंग परमिशन और अप्रूवल फ्रॉम दी ब्रिटिश। सो आप यहाँ देख सकते हैं द इंडियन स्टेट्स वर नाउ completely dependent on the British as far as the foreign matters are concerned or the military powers are concerned. Now Indian states से कहा जाता था कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम आपके आंतरिक मामले जो हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट दिस प्रॉमिस वाज रेयरली कैप्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को इस इंडियन स्टेट के कोर्ट में पोस्ट किया जाता था, और ये ब्रिटिश रेजिडेंट उस इंडियन स्टेट के रूलर की हर एक एक्टिविटी पे, गतिविधि पे नजर रखता था, और कुछ भी अगर उसको लगता था कि ये स्टेट कर रहा है या ये रूलर कर रहा है जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इमीडिएटली सीनियर्स को रिपोर्ट किया जाता था। और आप देखेंगे ये जो इंडियन स्टेट ऑलरेडी ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट बन चुका था, है ना, बी दी फॉरेन पॉलिसी और बी दी मिलिट्री पावर्स,
इट है ना, द रूलर वॉज रिमूव्ड एंड दैट स्टेट वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज, राइट। इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे कि बदले में ब्रिटिशर्स उनको क्या कह रहे हैं, हम आपको यहां पे कोई भी अगर इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सो आप देख सकते हैं जो सब्सिडरी अलायंस है उसके बाद किस तरीके से इंडियन स्टेट जो है वो अपने पहले फॉरेन पॉलिसी को सरेंडर करते थे, अपने है ना मिलिटरीली वे ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो जाते थे क्योंकि वे ब्रिटिश ट्रुप्स पे डिपेंडेंट थे, और अपनी आर्मी की मेजर पार्ट को डिसबैंड कर देते थे या कंप्लीटली अपनी आर्मीज को डिसबैंड कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिश ट्रुप्स को पे करने के जो एक्सपेंसेस हैं वे ही इतने ज्यादा होते थे कि कई कई बार इंडियन स्टेट उसको भी मीट नहीं कर पाते थे। तो ये बात जो है ये आपको ध्यान रखनी है। और अब आप यहाँ पे सोच के देखिए कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, जिनकी थोड़ी सी देर में हम यहाँ पर बात करेंगे, राइट। सो इंडियन स्टेट्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स एज वेल एज इन दी मिलिट्री मैटर्स, एंड दो ये कहा जाता था कि उनके इंडियन अफेयर्स में सॉरी जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट यहाँ पर भी फ्रीक्वेंट है ना इंटरवेंशंस आपको देखने के लिए मिलते थे। एंड यस, ये ब्रिटिश रेजिडेंट जो है ये बिल्कुल नजर रखता था कि ये इंडियन स्टेट या रूलर कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई कुछ भी ऐसा प्लान ना करे जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाए, और बदले में ब्रिटिश जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे इंडियन स्टेट और उस रूलर को। तो अब आप देखिए आपके हाथ में पावर्स तो कुछ है ही नहीं, है ना, आपके हाथ में कुछ पावर्स तो है ही नहीं, और आपको यहां पर यह भी कह दिया गया है कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो ये इंडियन स्टेट्स और इनके जो रूलर्स हैं वो किस तरीके से मनमानी करेंगे, आम आदमी को सुनना बंद कर देंगे, ये आप यहां पे समझ सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इंडियन स्टेट्स हैं, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किस स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे इट वाज दी निजाम ऑफ हैदराबाद, है ना। निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बाद से ही ब्रिटिशर्स का पपेट था, और यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद जो है उन्हें बेसिकली मराठास से भी थ्रेट बनी रहती थी और यहाँ पे टीपू सुल्तान की भी थ्रेट थी, तो इसके वजह से उसने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जब टीपू सुल्तान मारे गए एंड द स्टेट ऑफ मैसूर वाज कंप्लीटली सबड्यूड, मेजर पार्ट ऑफ हिज टेरिटरीज वर अनेक्स्ड, एंड जो कोर एरिया है मैसूर सेरिंगपट्टनम, यहाँ पे वोडियार डायनेस्टी का एक सक्सेसर जो इसको बिठा दिया गया गद्दी पे, जो कि बेसिकली एक पपेट रूलर था, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसने भी साइन कर लिया इसको। फिर तंजौर ने 1799 में, अवध ने मराठास और जो रोहिलास है उनके डर से 1801 में साइन कर ली, एंड बाजीराव सेकंड जो मराठा पेशवा हैं उन्होंने होलकर जो है यशवंतराव होलकर, उनसे डर करके 1802 में ट्रीटी ऑफ बसई के वाया सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया। एंड जब सिंधियाज भोसलेज इन्हों है ना, सिंधिया हैं, भोसले हैं, होलकर हैं, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इट बिकेम द रीजन फॉर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803-1805। और आप देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के चलते जो आपके सिंधिया हैं, भोसले हैं, दे ऑल्सो साइंड द सब्सिडरी अलायंस एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। सो आप देख सकते हैं, है ना, और आप यहाँ पे है ना देख सकते हैं किस तरीके से जो इंडियन स्टेट्स हैं फॉर देयर सिक्योरिटी और आउट ऑफ ग्रीड और अंडर कंपल्शंस, है ना, एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस वन बाय वन एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। एंड क्योंकि अब ब्रिटिश ट्रुप्स के मेंटेनेंस के लिए इनको ही खर्चा देना है, तो इनको ऑप्शन दिया जाता था, या तो आप रेवेन्यू दीजिए या आप अपने टेरिटरी का एक हिस्सा दे दीजिए, वहां से आने वाला जो रेवेन्यू है वो यूज करेंगे हम इन ट्रुप्स के मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और इस तरीके से हैदराबाद ने अपनी बहुत सारी टेरिटरी को सीड किया, अवध ने बहुत सारी टेरिटरी दी, है ना, और सिंधियाज भोसलेज ने भी। और आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं they became an all India power by the end of the governor generalship of Wellesley or Richard Wellesley in 1805। कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली जो इंडियन स्टेट्स हैं दे लॉस्ट देयर सॉवरेंटी एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश, राइट।
सेकेंडली आप यहां पर क्या देखोगे, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनल डिके ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स। किस तरीके से? सो आप यहां पे देखेंगे, देखो यार, जो इंडियन रूलर है उसको तो कह दिया गया है कि हम आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और उसके पास में एज सच कुछ ज्यादा पावर्स है भी नहीं, तो वो क्या करेगा, है ना, वो बोलेगा ठीक है मेरी पोजीशन तो सिक्योर है ना, मुझे है ना क्या ही गुड गवर्नेंस की पड़ी हुई है। सो आप यहाँ पे देखेंगे अल्टीमेटली यहाँ पे सफर कौन करेगा, पीपल, बिकॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, एंड नाउ द रूलर्स हु वर प्रोटेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी दे बिकेम कॉम्प्लिसेंट। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ में आप देखोगे ये जो ट्रुप्स हैं इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती थी, विच वॉज बेसिकली अ ड्रेन ऑन द ट्रेजरीज ऑफ दिस, है ना, दीज इंडियन स्टेट्स हु साइंड द सब्सिडरी अलायंस, एंड है ना इट आर्टिफिशियली ब्लॉक दी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रिटिश, सो आप देखेंगे कि दिस सब्सिडरी अलायंस वाज ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर द ब्रिटिश। दे बिकेम an all India power, a paramount power in India with no military cost, right? So they got control of Indian states without any wars, है ना, it led to their increased influence and control over Indian states who were reduced to the status of protectorate states, है ना, dependent states or British clients, and the East India Company became a paramount power. The British could maintain a large standing army at the expenses of the Indian state. और लड़ेंगे किससे? या तो जो इंडियन स्टेट है और ब्रिटिश है उनका जो म्यूचुअल एनिमी है उससे, या इंडियन स्टेट का जो एनिमी है उससे, या इंटरनल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर अगर जो स्टेट है जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है उसके रूलर को लगता है कभी कि भाई गलती हो गई, हमें चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस फ्रीडम, तो उसको सप्रेस करके एक्सपेल करने के लिए भी इन ट्रुप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और खर्चा कौन उठा रहा है? इंडियन स्टेट, है ना। तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी, बट फॉर इंडियन स्टेट्स इट मार्क्स द लॉस ऑफ सॉवरेंटी, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट एंटिटीज, and it marks the beginning of internal decay as far as the administration of these Indian states is concerned. And this will lead to a sense of rebellion, resistance among the people, and will be one of the causes behind the 1857 revolt. So I think हमने इसको sufficiently discuss कर लिया है। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 से सब्सिडरी अलायंस के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर इट इन दी कॉमेंट सेक्शन। That's all from my side, and a gentle reminder, हिस्ट्री का जनरल स्टडीज का इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से कंटेंट कवर करवाया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ हैं, है ना, पीडीएफ में पीवाईक्यूज भी हैं, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीलिम्स और मेंस के मॉडल आंसर्स, प्रैक्टिस टेस्ट हैं डेली, एंड करंट अफेयर्स। बहुत नॉमिनल प्राइस है अराउंड 4000, और उस पर भी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है दिवाली के ओकेजन पे। आपको बस कोड यूज करना है दीपावली, DEEPAWALI। वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं www.sleepyclasses.com, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 1800890304 पे, और यू कैन राइट टू अस at sleepy.classes@gmail.com। हम आपकी मदद कर देंगे। थैंक यू सो मच।